औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 33 इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। उसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हम इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में स्टडी करने लगे हैं। इफेक्टिव फैक्टर्स हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं, लाइक सेल्फ इस्टीम, एट्रीब्यूशन। यहाँ पे सेल्फ इस्टीम, एंग्जाइटी, विलिंगनेस, और यहाँ पे इस चैप्टर में हम एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड सेल्फ एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। इफेक्टिव डोमेन इज प्राइमरली कंसर्न विद द इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन। इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन वर्ड्स ऑफ एक्सपर्ट। मतलब कि इफ़ेक्टिव जो टर्म है, इसको समझने के लिए हमें एक्सपर्ट की डिफिनेशन को स्टडी करना होगा। द इफेक्टिव साइड ऑफ द लर्नर इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस और फेलियर। Good languages learners are often those who know how to control their emotions and attitudes about language। अच्छा, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो इफ़ेक्टिविटी होती है, वो हमारी सक्सेस या फेलियर की वजह बन रही होती है। और जो गुड लैंग्वेज लर्नर होते हैं, वो जानते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को और लैंग्वेज एटीट्यूड को किस तरह से कंट्रोल करना है। एक्सपर्ट फर्दर डिवाइडेड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एज फॉलो। यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ को 3 टाइप्स में, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट, टेकिंग रिस्क वाइजली, यानी कि वाइल टेकिंग का रिस्क आपने अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना, आपने वाइजली रिस्क जो है वो लेना है। रिवार्डिंग वन सेल्फ। Metacognitive, effective, and social strategies are major group of strategies dealing with effective factors. Self-esteem. Self-esteem has been defined by Bean, Lepka, Richard as the evolution one makes of the self-concept, description, and more specifically to the degree to which one is satisfied or dissatisfied with it, in a whole or in part। यानी कि सेल्फ इस्टीम इस चीज़ को कहते हैं कि आप किसी कॉन्सेप्ट से किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, या उस कॉन्सेप्ट के किस कम्प्लीटली उस कॉन्सेप्ट को आप मानते हैं या उसके किसी पार्ट को आप उससे सेटिस्फाइड हैं। ऑक्सफोर्ड स्टेट्स इट्स सेल्फ इस्टीम इज़ अ सेल्फ जजमेंट ऑफ वर्थ और वैल्यू based on feeling of efficiency, a sense of interacting efficiently with one's own environment। Attribution theory। एट्रीब्यूशन थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय वेनर। ये वाला एमसीक्यूज में आ सकता है कि एट्रीब्यूशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, तो इंट्रोड्यूस्ड बाय वेनर। इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट लर्नर मोटिवेशन इज सब्जेक्ट टू द प्लेजेंट आउटकम ऑफ बीइंग एबल टू फील गुड अबाउट देमसेल्फ, वेयर इज सेल्फ एफिशिएंसी एम्फेसाइज लर्नर सेल्फ परसेप्शन ऑफ हिज एबिलिटी टू परफॉर्म वेल। अब यहाँ पे उन्होंने मोटिवेशन में और परसेप्शन में डिफरेंस बताया हुआ है। 3 सेट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन्स सक्सेस एंड फेलियर। यहाँ पे उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई जो कि सक्सेस या फेलियर को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल काजेज। इंटरनल में हमारे कोग्निटिव फैक्टर्स आ जाते हैं, और एक्सटर्नल में इन्वायरमेंटल आ जाते हैं। स्टेबल एंड अनस्टेबल काजेज, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल काजेज। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नंबर 105, लैंग्वेज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। Attitude to language are phenomena that cannot be observed directly but are demonstrated through actual behavior। यानी कि जो लैंग्वेज एटीट्यूड है ये एक्चुअल बिहेवियर से डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है। इट कैन अफेक्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, नेमली पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। और जो हमारा लैंग्वेज लर्निंग को लेकर एटीट्यूड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो किस वजह से होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड सेल्फ द नेटिव लैंग्वेज। अब जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो टुवार्ड सेल्फ अपने लिए हो सकता है, टुवार्ड्स लैंग्वेज ग्रुप्स एंड टारगेट लैंग्वेज ग्रुप इनहेंस प्रोफिशिएंसी, और वो टारगेट लैंग्वेज की तरफ से हो सकता है, लैंग्वेज ग्रुप की तरफ हो सकता है, और वो हमारी प्रोफिशिएंसी को इनहेंस कर रहा होता है। नेगेटिव एटीट्यूड्स में लीड टू डिक्रीज मोटिवेशन। ये डिक्रीज मोटिवेशन को डिक्रीज कर रहा होता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लर्निंग इनपुट एंड इंटरेक्शन विच कैन लीड्स टू अनसक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी। और नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हम प्रोफिशिएंसी गेन नहीं कर सकते हैं। एटीट्यूड टू लैंग्वेज रिलाइज ऑन द लेवल ऑफ लर्नर मोटिवेशन विच हैज़ बीन डिफाइंड बाय गार्डनर। अब जो हमारा लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज लर्निंग को लेके एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो हमारी मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, उस पर रिलाई कर रहा होता है। अब गार्डनर ने इस चीज़ को कैसे डिफाइन किया है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट प्लस डिज़ायर टू अचीव द गोल। यानी कि एफर्ट भी हम करें और डिज़ायर भी हो लर्निंग के लिए, तो हम अपने अचीव कर सकते हैं गोल। द प्लस लर्निंग द लैंग्वेज प्लस फेवरेबल एटीट्यूड टुवार्ड लर्निंग द लैंग्वेज। और हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग की तरफ एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा। Concepts of intrinsic and extrinsic motivation were proposed by Deci as internally rewarding and externally reinforcing factors of motivation respectively। Next topic number 106, language anxiety। एंग्जाइटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लाइक टेंशन, नर्वसनेस, कॉन्शियसनेस एंड
वरी एसोसिएटेड विद एन अराउजल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी हम कोई काम करने जा रहे हैं, कोई टास्क लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो टेंशन है, जो नर्वसनेस है, उसको हम कह सकते हैं एंग्जाइटी। इट काजेज डीमोटिवेशन एंड ऑफन रिजल्ट्स इनटू अ फेलियर ऑफ टास्क, मतलब कि अगर हम एंक्शियस हैं और एंग्जाइटी है लैंग्वेज लर्निंग को लेके, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम फेल होंगे और हम जो है वो टास्क को परफॉर्म सही तरह नहीं कर सकेंगे। मोर अनईजी लर्नर फील्स अबाउट सर्टन टास्क मोर आर द चांसेस ऑफ फेलियर, जितना वो यानी लर्नर अपनी लर्निंग को लेकर अनईजी होगा उतना फेलियर के चांसेस होंगे। लैंग्वेज एंग्जाइटी स्पेसिफिकली डील्स विद द लर्नर फीलिंग्स और फियर एंड apprehension once being exposed to the target language. Empathy and extroversion are the personality traits that affect the second language acquisition process. Empathy refer to the people willingness and ability to identify with others, मतलब empathy की जो टर्म है ये किस चीज़ को डिफाइन करती है? people's willingness and ability to identify with others. It helps in developing accommodating behavior and in overcoming language anxiety. The feeling of alienation that a learner experiences while being exposed to the target language is often removed with a sense of empathy. alienation की feeling होती है, मतलब आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, बिल्कुल उससे आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे होते हैं, तो उस टाइप की जो फीलिंग होती है उसको ओवरकम करने के लिए एम्पैथी जो है वो उस फीलिंग को हमारी को रिमूव कर रही होती है। विलिंगनेस टू कम्युनिकेट, इनहिबिशन एंड रिस्क टेकिंग, इसमें अब बेसिकली ये डिस्कस किया गया है कि जो स्पीकर L2 के तौर पे सीख रहे होते हैं किसी लैंग्वेज को, तो उस लैंग्वेज में जब उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ता है तो वो हेसिटेट हो रहे होते हैं। उन्हें ये होता है कि अगर हम कम्युनिकेशन के दौरान अगर हम गलत सेंटेंस या गलत अटेंडेंस प्रोनाउंस करेंगे तो उन्हें हिचकिचाहट हो रही होती है कि कहीं गलत ना हम प्रोनाउंस करें और कम्युनिकेशन पता नहीं हो सकेगी या नहीं, तो इस तरह से उनके माइंड में फियर्स होते हैं। It has been observed that in the context of non-native speakers, taking an initiative to communicate in the second language is highly complex task. उनके लिए एक बहुत complex task होता है। Willingness to communicate requires a communicative opportunity to encouragement to initiate communication in SLA context. The primate model has been established that describes learner use of L2. अब यहाँ पे एक मॉडल उन्होंने डिस्कस किया है, प्राइमेट मॉडल, pyramid मॉडल, जो कि L2 की यूज़ को डिस्कस करता है। उसकी यहाँ पे कुछ लेयर्स उन्होंने बताई हैं, 6 लेयर्स हैं उस मॉडल की। सबसे पहले कम्युनिकेशन बिहेवियर, इंटेंशन, सिचुएटेड एंटीसीडेंट्स, मोटिवेशनल प्रोपेंसिटीज, इफेक्टिव कॉग्निटिव कॉन्टेक्स्ट, सोशल एंड इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। Closely connected to the willingness factor is feeling of inhibition, which makes oneself conscious and unable act in relaxed and natural way. अच्छा, इसमें ये होता है, inhibition का प्रोसेस ये होता है कि हम while conversation हम अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपनी जो ख्यालात होते हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनहिबिशन। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में वही आ जाता है कि जो लर्नर होते हैं वो हिचकिचा रहे होते हैं कन्वर्सेशन करने के दौरान। According to the Brown, interaction requires the risk of failing to produce the intended meaning of failing or interrupt intending meaning of being laughed at or being shunned। अच्छा, इसमें अब ब्राउन ने ये कहा है कि रिस्क टेकिंग का जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होता है कि आप इस चीज़ को यानी एक्सेप्ट करें। इंटरेक्शन के दौरान आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि आप अपना इंटेंटेड मीनिंग जो है वो अगले बंदे तक पहुंचाने में नाकाम हो जाएंगे, या अगला बंदा आप पे हंसेगा, या आप सही तरह से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे। तो रिस्क टेकिंग में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। द रिवार्ड ऑफ कोर्स आर ग्रेट एंड वर्थ द रिस्क। He further explained that a key to risk taking is a peak performance strategy is not simply in taking the risk, it is learning from your failures। मतलब इसमें ये नहीं होता कि जस्ट आप रिस्क ले रहे हैं, आप अगर फेल हो जाते हैं, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर आप मिस्टेक्स करते हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ सीख भी रहे होते हैं।